फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना विद सम एडजस्टमेंट्स कि हम फाइनल अकाउंट्स बनाते समय एडजस्टमेंट्स जो करते हैं वो किस टाइप के एडजस्टमेंट्स करते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, थोड़े से एडजस्टमेंट्स का जो बैकग्राउंड है, ये एडजस्टमेंट्स हमको करने की जरूरत क्यों पड़ती है और क्या होते हैं एडजस्टमेंट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए हमने कोई भी एक्सपेंस किया है या फिर हमको कोई रेवेन्यू मिली है, तो जो मिली कैश बेसिस पे हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर हमने उस चीज को कैश बेसिस पे दिखा दिया। कैश बेसिस पे दिखा दिया मतलब जो मिला वो दिखा दिया या जो हमने पे किया वो दिखा दिया। लेकिन जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं बिजनेस में, मर्केंटाइल सिस्टम, नॉर्मली मर्केंटाइल सिस्टम या फिर हम मर्केंटाइल सिस्टम उसको बोलते हैं या फिर एक्रूअल बेसिस हम बोलते हैं, एक्रूअल सिस्टम। एक्रूअल बेसिस के ऊपर हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन हमारा इस पे होता है, एक्रूअल बेसिस पे या मर्केंटाइल सिस्टम पे। तो इस वजह से हमें टू फाइंड आउट, हमें इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने में, वी हैव टू फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल हमें फॉलो करते हैं। तो मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है, जो इस साल के एक्सपेंस हैं वो इस साल की रेवेन्यू से ही मैच होनी चाहिए, या इस साल की रेवेन्यू को इस साल के एक्सपेंस से ही हमको मैच करना है। हमारा एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल प्रिंसिपल भी ये कहता है कि जो हमारे एक्रूअल प्रिंसिपल में भी कि जो हमारे एक्सपेंसेस एक्रू हो गए या जो इनकम हमारी एक्रू हो गई वो हम दिखाएं, भले हमें कैश मिली हो नहीं मिली हो, भले हमने कैश दे दिया हो नहीं दिया। तो वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स। इसके लिए हमें, अगर हमने कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को दिखाया लेकिन हमें प्रॉफिट लॉस जो निकालना है, प्रॉफिट लॉस हमें निकालना है फॉलोइंग दीज प्रिंसिपल्स। इस वजह से हमें अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं प्रॉफिट लॉस निकालते समय, एडजस्टमेंट्स। हाँ, तो ट्रायल बैलेंस भी तो अक्रूवल बेसिस से बनता है ना, कैश बेसिस से? नहीं, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए हमने कोई एक्सपेंस किया और हमने उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। मान लीजिए मैंने इस मंथ में, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर जनवरी अप्रैल टू मार्च है, मैंने दिसंबर मार्च की सैलरी नहीं दी है। और हम 10,000 रुपीज पर मंथ सैलरी देते हैं। मैंने 11 महीने की सैलरी दी, तो मैंने जो सैलरी दी 11 महीने की, तो मैंने हर महीने जब भी सैलरी दी तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री करता गया। कितने से? 10,000 से। तो मेरा जो सैलरी अकाउंट है उसके अंदर मैं 10,000 10,000 10,000 11 टाइम्स मैंने लिखा होगा। तो जो मेरा सैलरी अकाउंट अगर मैं बनाऊं अपना, तो सैलरी अकाउंट के अंदर, ये मेरा सैलरी अकाउंट है, इस सैलरी अकाउंट के अंदर अगर मैंने सैलरी दिखाई है टू कैश करके, तो मैंने 10 बार भी दिखाई, 11 टाइम्स दिखाई 10,000, इसी ढंग से 10,000। तो ये मैं ऐसे 10,000 10,000 ही दिखा रहा हूँ। ये मैंने ऐसे से 10,000 दिखाई। तो ये अगर मैं इसको काउंट करूं तो 10,000 10,000 करते करते ये मेरे पास जो सैलरी है, तो ये इस ढंग से हमारी काउंट होते होते दिस ब्रिंग्स टू 1,10,000। जबकि अगर मैं अपना एक्सपेंस देखूं सैलरी का, तो मेरी तो 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मेरी सैलरी तो 1,20,000 आनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जब मैं रेवेन्यू ले रहा हूँ, रेवेन्यू मतलब सेल्स ले रहा हूँ, तो सेल्स तो मैं 12 महीने की ले रहा हूँ, वो तो 12 मंथ्स की सेल्स है मेरी। तो रेवेन्यू तो मैंने रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल से जो डिसाइड की है वो 12 मंथ्स की सैलरी डिसाइड की है। लेकिन जो यहाँ पे एक्सपेंस है, जो एक एक्सपेंस सैलरी, वो तो सिर्फ मैंने 11 मंथ्स के लिए। ये तो बात मैच नहीं कर रही है, मैचिंग प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है यहाँ। तो मुझे इस सैलरी को जो मैंने सिर्फ 11 मंथ्स की दिखाई है, इसके अंदर मुझे 1 मंथ की सैलरी को ऐड करना पड़ेगा। 1 मंथ की सैलरी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो 1 मंथ की सैलरी जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा एक्सपेंस भी मैचिंग प्रिंसिपल कर जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो ऐसा जरूरी, तो अगर मैंने ये एंट्री कर दी मैडम, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये तो जो नहीं दी है सैलरी उसकी एंट्री, अगर मैंने ये एंट्री कर दी है तब मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अगर ये एंट्री मैंने ऑलरेडी कर दी है, ये तब मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि ये एंट्री मैंने अभी तक की नहीं है, ये कहने का होता है। अगर ये एंट्री मैंने कर दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है।
एडजस्टमेंट की जरूरत कब है? जब ये एंट्री मैंने अभी तक की नहीं है। मैंने तो सिर्फ 11 महीने की सैलरी दी है, और 11 महीने की जो सैलरी दी है मैंने 11 महीने की एंट्री की है सैलरी टू कैश। तो मैंने सैलरी जो दिखा रखी है वो सैलरी सिर्फ मैंने 1,10,000 दिखा रखी है, जबकि मेरी सैलरी बनती है 1,20,000। इसलिए वो 10,000 की सैलरी जो मैंने पे नहीं की, लेकिन वो एक्सपेंस इस साल का है, इसके लिए मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। और वो एडजस्टमेंट एंट्री होती है हमारी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। वो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री मेरे को करना जरूरी है टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये एंट्री मेरे को करना जरूरी है। इज दैट ओके आस्था? यस सर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे को एडजस्टमेंट्स लगते हैं। मुझे 1 मिनट का पॉज दीजिए। तो अगर मैंने सैलरी मुझे 12 मंथ्स की देनी है, मैंने 11 महीने की दी है, तो 1 महीने की सैलरी जो अनपेड है उसका मुझे एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है आस्था, ये बात समझ में आई? तो यस इसका मतलब लोग अगर हमेशा सही एंट्री करेंगे तो एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। अगर हमने नहीं किए तो हम एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकालने से पहले जो कुछ छूट गया है वो सारा कुछ कर लेते हैं। जैसे एक चीज और बताता हूँ, डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं बुक्स के अंदर। डेप्रिसिएशन हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा है, डेप्रिसिएशन तो हम एंड ऑफ द ईयर ही लगाते हैं। तो उसकी एंट्री जो होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, जिस एसेट पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया। अगर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया है पहले ही ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले तो बहुत अच्छी बात। और अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। ये भी एक तरह से एडजस्टमेंट है, ये भी एक तरह का एडजस्टमेंट है। तो हमें प्रॉफिट निकालने से पहले इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। एंड ये करने क्यों पड़ते हैं? व्हाई दीज आर रिक्वायर्ड? बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट ट्रू प्रॉफिट, एंड ट्रू प्रॉफिट कैन बी फाउंड आउट ओनली बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैचिंग एंड द एक्रूअल बेसिस पे। इसलिए हमें करने पड़ते हैं। इज दैट ओके? यस सर। सर Any questions? Any further questions? सही No, लोग sir. सही करना चाहिए No, ना। नो sir. सर। ओके, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। हम पहले इसका एक फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे और फिर हम समझेंगे कि एडजस्टमेंट्स कैसे। मैं फटाफट तीनों एक साथ बनाने की कोशिश करूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाया है, जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। मुझे कॉलम वालम में आप एक साथ भी बना सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। तो ये डेटर्स है हमारे। डेटर्स कितने के हैं? ये है हमारे 14 तक। पहले एक काम करता हूं, मैं सारी एसेट्स को उतार लेता हूं, तो जिससे कि थोड़ा सा मेरा टाइम बच जाएगा और मैं ज्यादा चीजें कवर कर लूंगा। और जो मैं उतारते जा रहा हूँ डेटर्स को, जो लिखते जा रहा हूँ, उनको मैं कलर भी चेंज करता जाता हूँ, जिससे ध्यान रहेगा। इन्वेस्टमेंट्स, ये एसेट्स है, ये भी हमारी एसेट है, इसको भी मैं बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए। ठीक है, सर इन्वेस्टमेंट्स प्लांट बिल्डिंग मशीनरी। क्या Good. बात है, बिल्कुल सही बात है। ये सारी एसेट्स हमारे पास, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, ये तीनों एसेट्स हैं। इन तीनों को भी हम लिख लेते हैं। दिस इज डन। ये तीनों एसेट्स भी आ गए हमारे पास। ठीक है, सर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब ये भाई साहब जो आगे कह रहे हैं, हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये दोनों भी हम ले लेते हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये भी ले लिए हमने। सर हाँ सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ, सर मतलब ये चैप्टर का कंप्लीट है तो आप हम लोग का एक टेस्ट ले सकते हैं क्या? उससे थोड़ी सी शॉर्टी बनेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ले लेंगे। जो आपने कहा ना इसको कंप्लीट हो जाए तो सर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते। सर वो भी सब्जेक्टिव, क्योंकि ये वाली टर्म तो सब्जेक्टिव है ना। हाँ, फिलहाल तक तो ऐसे ही लग रहा है। सर हमारे तो ऑनलाइन होने वाला है। नहीं, वो अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है, बाकी क्या कह सकते हैं कि मुझे तो अब जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस ऑल ओवर इंडिया बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मुश्किल ही जा रहा है। लॉन्ग टर्म लोन्स भी लायबिलिटीज हो गई हमारी।
फाइनल एग्जाम्स ऑनलाइन करवानी है सर? अगर भाई रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, जिस हिसाब से लॉकडाउन लगने जा रहे हैं, गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है सब जगह। तो अब एक्चुअली लॉकडाउन नहीं लग रहा लेकिन रेस्ट्रिक्शंस जरूर लग रहे हैं, मतलब नहीं कैपेसिटी। तो मतलब अगर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे तो सबसे ज्यादा पहले रिस्ट्रिक्शन तो स्कूल कॉलेजेस ही बंद करते हैं ना वो। अब यही कि आपको वैक्सीन वैक्सीन लगा के भले ही बुला लेंगे, बोले आप तो वैक्सीन लग गई, आप लोग आइए, 11-12 के बच्चे तो आएंगे स्कूल। हाँ सर, 11-12 के बच्चों को तो बुलाएंगे क्योंकि 11-12 तो मेजर जी। कंसर्न रहता है। जी, तो ये मैंने एसेस लेकिन लायबिलिटीज। वैक्सीन के बाद भी तो सर कोविड उसमें हो रहा है। ड्राइंग भी लिख दो ना, हाँ माइनस कर वही देंगे। वही कह रहा। ये हमारे पास मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज लिख दी। ये ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट का आइटम है, तो ये ड्राइंग्स को मैं इसको ऐसे करता हूँ 4000 इसको अलग लिखना पड़ेगा। सर तो प्रॉफिट बाद में लिख देंगे या तो फिर पहले ही बिल्कुल, माइनस अरे करके नहीं, कर ले। बिल्कुल 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 मैं तो यहाँ सर पे इसको इनर कॉलम में क्यों नहीं लेते अपन? इसको इनर कॉलम में, ये कैपिटल में इनर कॉलम में ले लेता हूँ हाँ 58,000। कैपिटल में हो तो फिर वो सर इजी रहेगा करने में। नहीं वही ठीक है, 58,900 ये हो गया हमारा। और इसके बाद मैंने इसमें से ड्राइंग्स को जो भी होगा ड्राइंग्स को लेस करूंगा 4,000। ये ड्राइंग्स हो गए, तो ये ड्राइंग्स का काम भी खत्म हो गया। तो ड्राइंग्स भी चीजें जो हमको बैलेंस शीट में लेनी थी वो भी ले लिया। दिस इज डन। ये जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड सैलरीज, ये तीनों हमारे P&L अकाउंट पीएनएल अकाउंट के आइटम्स डेबिट। है, तो मैंने तीनों पीएनएल के अकाउंट में डेबिट में डाल दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा खत्म, डन। फिर उसके बाद में फिर फ्यूल एंड पावर और ये चले, वेजेस, अच्छा ओपनिंग स्टॉक है तो वो तो उधर ट्रेडिंग में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग स्टॉक। कैरेज इनवर्ट भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ट्रेडिंग में ठीक है, फिर उसके बाद कैरेज ऑन सेल्स, ये इनडायरेक्ट है, सर ये ये खुद आएगा ये पीएनएल में आएगा। P&L में। कैरेज ऑन सेल्स आ गया हमारे पास। सर ये फ्यूल, दोनों चीजें भी। फ्यूल एंड पावर, ये दोनों वेजेस एंड फ्यूल एंड पावर, ये दोनों सर ये डायरेक्ट आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया हमारे पास। रिटर्न्स इनवर्ट सेल्स रिटर्न्स होती है, तो ये सेल्स में से हम माइनस करना ज्यादा माइनस कर चाहिए। देंगे। सर तो ट्रेडिंग पर- अकाउंट एक में। काम और परचेज ट्रेडिंग में। ये मैंने यहाँ पे ले ली सेल्स और यहाँ पे ले ली 1 लाख रुपीस। इसके अंदर से यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया रिटर्न्स, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स है हमारी, ये करेज इनवर्ड, ये हो गया, ये 1000 ये सब हो गया, इसको डाल कर देते हैं। सेल्स रिटर्न्स इज 1000 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने 1000 जो है 1000 ये मैंने माइनस कर दिया। सर 99। एंड देन दिस इज 99,000। ये हो गया हमारा नेट सेल्स, दिस इज नेट सेल्स, ये है नेट सेल्स, डन। नाउ मूविंग फर्दर, ये परचेजेस 40,200, इसमें परचेज रिटर्न्स भी है 200 का, ठीक है। 200 परचेजेस 40,200, परचेजेस 40,200, returns 200। ये मेरे पास परचेजेस का हो गया हिसाब किताब। चलो इसको बस इतने कर देते हैं, ये हो गया परचेजेस, डन। तो रिटर्न्स भी हो गया एंड परचेज रिटर्न्स भी हो गया, दिस इज आल्सो डन। एंड देन दिस साइड सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स इज आल्सो डन। ठीक है, ये डन। अब बचा क्या, डिस्काउंट अलाउड। ये चारों उसमें आ जाएंगे P&L। ये चारों हमारे पीएनएल के आइटम्स, ये भी हो गया, ये खत्म। कमीशन क्रेडिट साइड में आएंगे ये पीएनएल तीनों अकाउंट चीजें। साइड आएगी, तो ये यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ के लिख दी। देन डिविडेंड रिसीव्ड, गेन ऑन सेल, ये दोनों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट। P&L अकाउंट। इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं है मैंने, अब छूट गया तो छूट गया, 99 ये आ गया, तो मैं टोटल लगा के यहाँ पे निकाल देता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। तो 2 बाय लगाया ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे लिख देता हूँ, 16। दिस इज 99,000। हाँ, तो वैसे ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस जो होता है ना, बिफोर अदर एक्सपेंसेस, इट इज बिफोर एंड अदर एक्सपेंसेस, हम उसको ग्रॉस अपना वी मीन दैट वे। यहाँ पे ग्रॉस सेल्स और नेट सेल्स भी हम कहते हैं। तो ये 6,000, 6 into 8 and 4, 12,
12 ये 22 62 7 and 37,300 ये आ रहा है हमारा। सर 99,000 माइनस 7 3 10 99 माइनस हो रहा है, बराबर है 37। 37,300। यस सर यही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट 37,300। नाउ आई कैन ऐड देम ऑल। फिर यहाँ पे डेफिनेटली क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट ही आएगा, ऐसा लग रहा है। तो ये ऐड कर लेता हूँ 7 3 10 5 15 500 एंड देन 8 10 12 42,500। 42,500 6 11 12 17 800 25 5 6 7 20 40,800। 14,800। ओके 14,800 ये हो गया हमारा। नाउ वी ऐड हियर नेट प्रॉफिट and that net profit is 14,800. So 14,800 minus 4,000. So ये हमारा 10,800 virtually 69,700। 69,700. Now we add them all. ये हमारी balance sheet add हो जाएगी 70,500 and then 80,500 85,500। ये इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है। And if I add them all here, ये तो 500 तो बराबर है, then 4 11 5 4 5 6 7 बराबर 85,500। ये हमारी बैलेंस शीट है। तो दिस इज माय फाइनल अकाउंट्स डन, मेड हो गया, इसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं थे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। नाउ द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट जो हमारा होता है, अब ये एडजस्टमेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस के बाद, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक होता है पहला एडजस्टमेंट। ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी परचेजेस में जुड़ा हुआ है, इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, तो मैं आपको यहाँ पे दे दिया क्लोजिंग स्टॉक इज ₹5,000। अब आप देखिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर एडजस्टमेंट के डबल इफेक्ट कैसे आते हैं। ये मेरा ट्रायल बैलेंस, सॉरी बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब बन गया विदाउट एडजस्टमेंट्स। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक की अभी हमारे पास 2 एंट्रीज होती हैं। अभी मैं जो एंट्री करूंगा वो एंट्री करूंगा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री होती है। यहाँ पर जो भी मैंने अकाउंट्स दिखाए हैं आपको, बैलेंसेस दिखाए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, P&L अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स बंद हुए हैं। और ये जो बैलेंस शीट में अकाउंट्स है, ये बंद नहीं हुए, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा, नेक्स्ट ईयर इनका बैलेंस चला गया। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, वो ये बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट तो अब हमने ओपन किया है। कब? एंड ऑफ द ईयर एंट्री क्या की? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री करके क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट अपन ने ओपन किया है, तो ये नया अकाउंट खोला है अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूँ, इसका डबल इफेक्ट देखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ लिखा, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कितने के लिया? 5,000 का लिया। तो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखा 5,000। तो ये टोटल जो है हमारा ये हो गया 1,04,000। ये टोटल कितना हो गया हमारा? 1,04,000। तो मेरा प्रॉफिट भी 5,000 से बढ़ जाएगा 42,000। तो आपको पहली चीज तो ये समझनी है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग बाद में बहुत काम आएगी कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस योर प्रॉफिट्स। मैंने क्लोजिंग स्टॉक 5,000 लिखा, मेरा प्रॉफिट सीधे से 5,000 से बढ़ गया। क्लोजिंग स्टॉक ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिड्यूस करता है। हमारा COGS का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? COGS का फॉर्मूला ये पढ़ा था कि COGS का हमारा फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक Purchases plus direct expense minus closing stock. परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं इसमें से अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स, अच्छा फिर हमारा प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS।
तो सीओजीएस जितना कम होगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा। ये अमाउंट सीओजीएस जितना कम आएगा प्रॉफिट हमारा उतना बढ़ेगा। तो सीओजीएस कम कैसे होगा? सीओजीएस कम होगा बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देता हूँ तो मेरा सीओजीएस कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगी क्योंकि वो माल तो हमने बेचा नहीं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो अफेक्ट हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वजह से हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जा रहा है। आगे आपको एक एडजस्टमेंट्स आएंगे जहां बताएंगे क्लोजिंग स्टॉक 5000 का था, गलती से हमने 7000 लिख दिया। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने क्लोजिंग स्टॉक 5000 की जगह गलती से मैंने 7000 लिख दिया, गलती से 2000 ज्यादा, तो क्लोजिंग स्टॉक पर इसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड। ये मिस्टेक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹2000। हमने 2000 से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दोगे तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाएगा। तो दैट मींस द मिस्टेक ऑफ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक विल रिजल्ट इन मिस्टेक इन ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसका रिजल्ट क्या होगा? ओवर वैल्यूएशन का ओवर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट आपका ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा बाय ₹2000। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर। अगर मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखाई तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, मैंने वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दी तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ये आपको लॉजिक समझाना चाहिए। 12th में बच्चे आते हैं तो उनको समझाना पड़ता है भैया देखो ऐसा होता है क्लोजिंग स्टॉक में। ये अभी आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट का। ओपनिंग स्टॉक के साथ अपोजिट है। अभी मैं ओपनिंग स्टॉक में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक भी आप समझिए अभी, ठीक है। ये इसीलिए कुछ बिजनेस वाले क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के साथ मैनिपुलेशन करते हैं अगर उनको प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है। इफ दे वांट टू शो हायर प्रॉफिट्स तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। दे शो क्लोजिंग स्टॉक एट हायर वैल्यू। ये काम सीए का है, जो ऑडिटर है उसका काम है देखने का कि क्लोजिंग स्टॉक कहीं ज्यादा वैल्यू पे तो नहीं दिखाई गई है, कि प्रॉफिट को आप ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए आप क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा देते हैं। कुछ लोगों को टैक्स बचाना है, प्रॉफिट कम करना है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम दिखा देते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं एक्चुअल लाइफ सर में। यूजुअली कम ही होती है। हाँ ठीक है लेकिन पर्पस क्या है आपका? पर्पस डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए किसी को शेयर्स इशू करने हैं, मार्केट में आईपीओ लेकर आना है तो आप प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे। आपको बैंक से लोन लेना है तो आप प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाओगे, है ना। आप जो तो बैंक अगले साल बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई करना है, 2-3 साल का प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा बैंक को। तो ऐसा करो प्रॉफिट दिखाओ, पिछले साल से प्रॉफिट हमारा लगातार बढ़ रहा है, हाँ सर होता है ना। और आप मार्केट में शेयर इशू करने जा रहे हो तो आपको दिखाना है कि यार कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, तो जिससे कि आपका जो है शेयर्स ज्यादा। सर ये अभी अभी डाटा पैटर्न्स ने किया था ना। हाँ तो मतलब ये सारी चीजें डिपेंड करता है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू मैनिपुलेट प्रॉफिट्स। ये अभी हमने ये चीज देखी। अब ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने ओपन किया है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट दिखा दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है तो ये बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक। अब आप कहेंगे साहब बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? बैलेंस शीट इस हिसाब से टैली होगी कि जब मैंने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से मेरा ये प्रॉफिट हमारा यहाँ बढ़ गया। तो जब ये प्रॉफिट बढ़ गया तो ये जब यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो ये भी ज्यादा ट्रांसफर होगा। तो जब मैं यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा ट्रांसफर करूंगा तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट जो है अपना जो 42,000 है, ये मेरा प्रॉफिट 42,300 हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ जस्ट टू हाईलाइट दैट कि ये चीज को मुझे दिखाना है। तो मैं प्रॉफिट 42,300, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेरा 42,300 हो जाएगा। ये 42,300 प्रॉफिट हो गया। तो जब ये प्रॉफिट भी 5,000 रुपए से बढ़ गया तो नेचुरली नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो नेट प्रॉफिट भी मेरा 5,000 से बढ़ के 19,000 हो जाएगा। मेरा जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, जब मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ने से जो मैं प्रॉफिट कैपिटल में ऐड करता हूँ वो भी बढ़ जाएगा। तो कैपिटल में जो 14 ऐड किया मैंने यहाँ पे 19 ऐड कर दूंगा। तो जहाँ 19 ऐड कर दूंगा तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, मेरी कैपिटल जाएगी 74,000 की जाएगी। तो आपने देखा जब कैपिटल बढ़ जाएगी तो 5,000 से ये साइड भी बढ़ जाएगी, बैलेंस शीट मेरी टैली हो जाएगी, बैलेंस शीट मेरी टैली हो जाएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक को जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा रहा हूं तो उससे मेरा जीपी बढ़ रहा है, जीपी से एनपी बढ़ रहा है, एनपी से मेरी बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ रही है, तो लायबिलिटी साइड बढ़ गई। और क्लोजिंग स्टॉक को मैं अलग से बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देता हूं
तो भी मेरी बैलेंस शीट। तो अल्टीमेटली आपको क्या ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक जब आप दिखाते हैं तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को इसको लिए कुछ लोग क्या कहते हैं, हर एडजस्टमेंट 2 जगह दिखाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखने के लिए ठीक है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है और वो कैसे क्यों दिखा रहा है? क्योंकि वो अकाउंट ओपन किया है, तो क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ पे बढ़ाया, प्रॉफिट बढ़ा आपका, प्रॉफिट बढ़ा आपका, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा ट्रांसफर होगा, तो नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो कैपिटल में आप ज्यादा अमाउंट ऐड करोगे, तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक को आप अलग से दिखा दोगे। तो 5,000 रुपए दोनों साइड बढ़ गए आपके, दोनों साइड बढ़ गए, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी और बैलेंस शीट की एसेट्स में भी। यहाँ पे लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड। इज दैट ओके? ये चीज क्लियर है? यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का इम्पैक्ट क्या है बैलेंस शीट के ऊपर? दिस इज द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट और इसकी एंट्री होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये जब भी हम कोई एडजस्टमेंट करते हैं, अब आपसे एग्जाम के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछेंगे, आपसे एंट्री नहीं पूछ रहे हो। अब आप एमसीक्यू वगैरह के जमाने में पूछ सकते हो, अलग बात, अभी तक तो नहीं। तो उसकी एंट्री जो होती है, एंट्री करनी पड़ती है, ये बिना इस एंट्री के आप क्लोजिंग स्टॉक नहीं ले सकते ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एंट्री जो बनेगी वो एंट्री आपकी बनेगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इस हिसाब से बनेगी। इज दैट ओके? अब देखिए, जैसे कि एक मैं दूसरा एडजस्टमेंट लेता हूँ, दूसरा एडजस्टमेंट लेता हूँ, वेजेस 2000 के आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, वेजेस जो आपको देने हैं आपने नहीं पे किए, इसकी हमारी एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री होती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री होती है। अब इसके अंदर अफेक्ट क्या होगा? वेजेस हमारे बढ़ रहे हैं, मतलब हमने जो वेजेस पे किए हैं, जो मेरे ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में ये वेजेस दिखा रहे हैं, ये वेजेस पूरे साल के नहीं है, इसमें 2000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। मैं यहाँ पे अगर इस वेजेस को वेजेस माइनस 2000 नहीं 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 माइनस नहीं, वेजेस डेबिट हो रहे हैं, तो सर वेजेस प्लस होंगे ना इसमें? हाँ हाँ हाँ, प्लस 2000 आता, वो वेजेस का टोटल डेबिट वेजेस बैलेंस होता, बताएंगे। वेजेस का डेबिट बैलेंस होता, तो यहाँ पर मैं वेजेस को ऐड कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस को ना सर? मींस इसमें 2000 ऐड होएगा। इसमें 2000 ऐड होगा, तो सर ये मतलब 12,000 जो है टोटल वेजेस होंगी ना? ये 12,000 के हमारे टोटल वेजेस हो जाए, ये 12,000 के हमारे टोटल वेजेस हो जाए। सर अभी आउटर इनर कॉलम का ध्यान रखना अब पड़ेगा। ये वेजेस हमारे 2000 बच गए। अब देखिए ये एंट्री का मतलब क्या हुआ कि वेजेस 2000 से बढ़ रहे हैं, वो तो हमने बढ़ा दिए, लेकिन ये एक नया अकाउंट खोल दिया वेजेस आउटस्टैंडिंग, विच इज लायबिलिटी अकाउंट। तो बैलेंस शीट के अंदर मुझे वेजेस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लायबिलिटी में दिखाने रहेगी। सर एमसीक्यू ही ज्यादा बेटर था सब्जेक्टिव से तो। वेजेस आउटस्टैंडिंग 2000 रुपए। अब जो देखो, जो चीज नहीं है ना तो उसके गाना मत गाओ, पहले जो वो एमसीक्यू तो सर ये सब्जेक्टिव क्यों नहीं है? सर लेकिन सही में ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, कभी मार्क्स कट अपने को आगे जाएंगे। बढ़ना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। तो अभी ये वेजेस सर ये आउटस्टैंडिंग, समझ नहीं आया बैलेंस शीट वाला। देखिए हमारे पास जब हमने वेजेस आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या की, हमने वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये एंट्री की, पहले वेजेस आउटस्टैंडिंग की ये एंट्री होती है, यस ठीक है। सर। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वेजेस में 2000 डेबिट हो रहे हैं, तो वेजेस हमारे 2000 से बढ़ रहे हैं, तो हमने क्या किया, वेजेस के अंदर ये 2000 रुपीज ऐड कर दिए। ये तो समझ में आ गया तुमको, यस सर। है ना? वेजेस में 2000 ऐड कर दिया, तो वेजेस हमारे ऐड हो गए 2000 रुपीज से, तो हमारे वेजेस हो गए 12,000 से। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ये तो ये जो ऊपर वेजेस में ऐड किया वो तो इसका इफेक्ट है, दैट इज दिस वन, वो ये इफेक्ट हमने दिखाया कि वेजेस हमारे 2000 से बढ़ गए, तो हमने वेजेस के अंदर 2000 रुपीज जोड़ दिए। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग वेजेस करके जो नया अकाउंट हमने खोल दिया है, जो हमारे ट्रायल बैलेंस में पहले नहीं था, एंड दिस अकाउंट का इसका नेचर क्या है? तो लायबिलिटी है ना, ये तो लायबिलिटी अकाउंट होता है, आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी अकाउंट, तो इसको तो मुझे दिखाना है बैलेंस शीट के अंदर, इसको मुझे दिखाना है बुक्स में, तो ये तो लायबिलिटी है, तो इसको मैं बैलेंस शीट के अंदर वेजेस आउटस्टैंडिंग करके आई विल हैव टू शो इन द लायबिलिटीज एज अ वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो ये इस वेजेस आउटस्टैंडिंग के
ये दो इम्पैक्ट आएंगे, एक तो वेजेस में ऐड होगा और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। एंड दिस अप्लाइज टू ऑल द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं कहता हूँ सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो आप सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आपको क्या करना है, सैलरी इसके अंदर ऐड करना है। सैलरी कहाँ आएगी, वो तो अपना P&L अकाउंट में है, तो आप आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड करोगे, विल बी एडिंग इट हियर, इसके अंदर आप ऐड करोगे, सॉरी प्लस माइनस लिख रहा हूँ, ये प्लस करोगे। और ये सैलरी आउटस्टैंडिंग देने हैं, सैलरी के जो पैसे देने हैं लायबिलिटी है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में भी आएगा। तो जो भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होंगे, तो सारे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग उस एक्सपेंस में ऐड होगा। जो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट का हो सकता है या P&L अकाउंट का हो सकता है, और उसको बैलेंस शीट की हम लायबिलिटीज में भी दिखाएंगे। दिस इज हाउ विल बी शोइंग इट। तो ये एक चीज क्यों दिखाएंगे, क्योंकि एक जब हम आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे तो वो एक नया अकाउंट खुल जाएगा हमारा, और दैट अमाउंट हैव टू पे। ये क्या दिखा रहा है, ये बता रहा है कि हमको वेजेस तो खर्चे हो गए 2000 रुपए और जो हमने नहीं दिए, तो नहीं दिए इसलिए लायबिलिटी है। जब अब ये लायबिलिटी इस साल तो नहीं दिए, अब ये पेमेंट जब नेक्स्ट ईयर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर हमारी एंट्री होगी वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ये लायबिलिटी हमारी नेक्स्ट ईयर बंद हो जाएगी, तो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस में नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अपन वेजेस आउटस्टैंडिंग को डेबिट कर रहे हैं, वेजेस को नहीं डेबिट कर रहे हैं। ये पिछले साल की जो इस साल लायबिलिटी है हमारी, ये नेक्स्ट ईयर हमारा वो पेमेंट होगा, तो हम उसको ये एंट्री करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। दिस इज हाउ विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर जो वेजेस होंगे उसकी एंट्री हमारी नॉर्मल होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन पिछले साल का जो बाकी चुकाएंगे उसकी एंट्री होगी वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो इस साल जो नहीं पे किया है उस अमाउंट को हमें आउटस्टैंडिंग में लायबिलिटी में दिखाना है, एंड दैट अमाउंट मींस इट हैज टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, तो वो हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में है। अब इसका हमारे प्रॉफिट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब मैं वेजेस आउटस्टैंडिंग यहाँ दिखा रहा हूँ तो 2000 से एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो 2000 से प्रॉफिट कम हो गया, 2000 से प्रॉफिट कम हो गया तो नेट प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट कम हो गया मतलब कैपिटल में कम जुड़ेगा, कैपिटल में कम जुड़ेगा और लायबिलिटीज में मैं दिखा दूंगा। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में तो कोई चेंज ही नहीं आया इस एंट्री से, वेजेस आउटस्टैंडिंग से कोई एसेट्स में चेंज नहीं आया। तो लायबिलिटी साइड में ही कैपिटल कम हो जाएगी 2000 से, और एक दूसरा आइटम 2000 से बढ़ जाएगा, या जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो कैपिटल कम हो जाएगी और लायबिलिटी में ही आ जाएगा, तो मेरे लायबिलिटीज का टोटल उतना का उतना ही बना रहेगा। Because outstanding expenses will reduce the profits, उससे प्रॉफिट कम हो जाएगा और उतना अमाउंट हमारे एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग करके आ जाएगा। Is that okay? ये आउटस्टैंडिंग का हमारा वेजेस एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग के साथ ये ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए पहले। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में हमको करना क्या है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग में एक्सपेंस जो भी आउटस्टैंडिंग उसके अंदर ऐड करना है और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में दिखाना है, क्योंकि वो अमाउंट आपको अभी पे करना बाकी है। Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चीज पे, कमीशन अक्रूड। कमीशन अक्रूड का मतलब अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इसकी हमारी एंट्री क्या बनती है, अक्रूड कमीशन, अकाउंट डेबिट होएगा टू कमीशन अकाउंट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये क्या बताता है, ये बताता है कमीशन जो हमने अर्न कर लिया लेकिन मिला नहीं, नहीं मिला तो मान लीजिए हमने नहीं मिला तो हमने उसकी एंट्री नहीं कर रखी थी। अब जब प्रॉफिट लॉस निकालने लगे तब हमें आया कि अरे इतना तो पैसा और मिलना बाकी है, वो तो इनकम इस साल की है, रेवेन्यू इस साल की है लेकिन मिली नहीं, इस साल की रेवेन्यू है, नहीं मिली, तो रेवेन्यू इस साल की है ना, तो रेवेन्यू इस साल के दिखाएंगे हम। तो हमारे उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, उसका इफेक्ट आ रहा है कि कमीशन के अंदर जोड़ दो, तो कमीशन तो जोड़ देंगे, तो ये कमीशन तो हमारा रेवेन्यू नेचर का है, ये खाता अकाउंट, तो ये कमीशन तो हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, जोड़ दिया हमने। व्हाट अबाउट दिस अक्रूड कमीशन, ये हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है। तो मतलब जो अक्रूड है वो प्रॉफिट बढ़ा देता है और आउटस्टैंडिंग कम कर देता है। यस, आप ऐसे कहो कि एक्चुअली क्या होता है कि आप तुम्हारा कहना सही है, व्हाट शी इज सेइंग कि आउटस्टैंडिंग मींस एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होने से प्रॉफिट कम होता है और वो लायबिलिटी हमारी बढ़ती है, और अक्रूड जो है वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाते हैं और एसेट बढ़ाते हैं। अभी आप आगे ये पढ़ेंगे कि अक्रूड एंड आउटस्टैंडिंग को वो सेम ले लेते हैं, तो आई वुड नॉट से कि आप उसको अक्रूड और आउटस्टैंडिंग से जोड़ो,
आप उसको ऐसा कहो अनपेड एक्सपेंसेस और अनपेड रेवेन्यू। अर्न तो कर लिए लेकिन मिली नहीं, अनपेड रेवेन्यू ले लो। रेवेन्यू तो हमें मिलती है ना, पेड हमारे लिए पेड नहीं, सामने वाले के लिए पेड, ऐसा मान लो। यस तो अभी हम क्या कहेंगे, आप देखोगे कुछ चैप्टर्स में आउटस्टैंडिंग, जैसे मैंने अक्रूड कमीशन लिखा है ना, उसको आउटस्टैंडिंग कमीशन भी बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग कमीशन। सर अक्रूड और आउटस्टैंडिंग तो दो अलग अलग टर्म्स है, तो अक्रूड को नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं, अक्रूड का मतलब ये हुआ कि अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अर्न बट नॉट पेड, अर्न बट नॉट पेड। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है आउटस्टैंडिंग विच का इज नॉट मतलब पेड, अर्न और आउटस्टैंडिंग, नॉट पेड होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी विच इज नॉट पेड। तो मैं अक्रूड वर्ड सिर्फ इनकम, अभी हम क्या करते हैं, हमारी आदत क्या है 11th के अंदर, अक्रूड हम अनपेड इनकम के साथ जोड़ते हैं, आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस के साथ जोड़ते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस ही नहीं होते, आउटस्टैंडिंग वर्ड आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली गई है। हो सकता है कहीं की आउटस्टैंडिंग वर्ड जो है इनकम के साथ भी जोड़ दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आउटस्टैंडिंग का मतलब जिसका पेमेंट नहीं हुआ, तो आउटस्टैंडिंग तो इनकम भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, जैसे क्या कहते हैं, एक सिस्टम सा बन गया कि आउटस्टैंडिंग सिर्फ एक्सपेंस के साथ लोग लिखते हैं, अक्रूड इनकम के साथ लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अक्रूड एक्सपेंस भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी हो सकती है। दोनों का मतलब इतना है कि जिसका पेमेंट नहीं हुआ, अब वो इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकता है, दैट्स इट। यस सर। तो यहाँ पे इनकम में पेमेंट अपन को होएगा, राइट? हाँ, इनकम में पेमेंट अपन को होगा। तो ये हमारा अक्रूड अक्रूड कमीशन है। ये अक्रूड कमीशन तो एसेट होती है, और ये कमीशन जो है हमारी रेवेन्यू होती है। तो रेवेन्यू में जोड़ देंगे और एसेट में दिखाएंगे। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, 3000 रुपीज, ये यहाँ पे हमें कमीशन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट, कमीशन और P&L रेवेन्यू account। को एज अ सेम चीज लेते हैं ना? कमीशन नॉर्मली रेवेन्यू, कमीशन दोनों हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। हमने कमीशन दिया है तो एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये हमारा एक्रूड है, जो हमने अभी, हमको नहीं मिला है, नहीं मिला है तो हमने उसकी एंट्री नहीं की थी, तो अब हम कर देंगे इसके अंदर, हम इसमें एक्रूड जोड़ देंगे 3000 रुपए। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या एंट्री की, एक्रूड कमीशन टू कमीशन, तो कमीशन में 3000 रुपए जोड़ने, तो हमारा कमीशन 4500 से बढ़ जाए, 3000 से बढ़ जाएगा। तो जब मैं कमीशन के अंदर 3000 रुपीज ऐड कर रहा हूँ, तो 3000 रुपीज ऐड करने से 3000 रुपीज से मेरा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। जब मेरा 3000 रुपीज से नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मेरी बैलेंस शीट के अंदर मेरी कैपिटल भी 3000 रुपीज से बढ़ जाएगी, कैपिटल भी 3000 से बढ़ जाएगी। तो मैं एक्रूड कमीशन को मुझे क्या करना है, तो एक्रूड कमीशन एसेट है, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगी एक्रूड कमीशन। हमने क्या देख रहे हैं कि जब एक्रूड कमीशन है, तो एक्रूड कमीशन हमारी प्रॉफिट को भी बढ़ाता है, तो कैपिटल को बढ़ाता है, और उधर बैलेंस शीट के एसेट्स भी हमारी बढ़ जाती है, बैलेंस शीट के एसेट्स भी हमारी बढ़ जाती है। इज दैट ओके? यस सर। समझ में तो आया? मतलब अगर हम आउटस्टैंडिंग कमीशन बोलेंगे तो भी सेम एक्चुअली क्या मतलब होता है, आपका कहना सही है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने दिमाग में इस चीज को रखो, बट यूज मत करो अभी 11th, ओके सर। है ना। आप आगे आप आएंगे 12th में आएंगे या और देखे जाएंगे, तो आप ये देखिए, आप कंटेक्स्ट के हिसाब से समझिए, जस्ट कीप दिस इन माइंड, बट यूज एक्रूड फिर इनकम आउटस्टैंडिंग। आपने एक्रूड कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन बोला, मान लीजिए, ठीक है, लेकिन कमीशन तो एक्सपेंस भी होता है। तो यहाँ पे Yes, कंफ्यूजन आ सकता है अभी इस स्टेज में, क्योंकि अभी आप इनिशियल स्टेज है। अभी ये कंफ्यूजन आ सकता है कि कमीशन एक्सपेंस है कि इनकम है, समझे कि आपने लिख दिया Yes. एग्जाम में टीचर, तो टीचर तो उसको एक्सपेंस समझेगा, जबकि आपने इनकम मान के लिखा हुआ है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि समझने के लिए आप इसको एकदम वो लकीर के फकीर मत होइएगा कि आउटस्टैंडिंग ओनली कैन बी यूज्ड विद एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग कैन आल्सो बी यूज्ड विद इनकम, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बट डोंट यूज Yes. इट राइट नाउ, डोंट यूज इट राइट नाउ, वो आगे आप यूज करना उसको बाद में, अभी आप ऐसा मत करना। अभी जो 11 में धर्रे पे चल रहा है ना, अभी वही चलने दे, जो सब दुनिया जहां जा रही है वैसा ही, ठीक है। Yes, तो sir. ये अक्रूड कमीशन हो गया। तो अक्रूड कमीशन का हमने कमीशन में ऐड कर दिया रेवेन्यू में, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि कमीशन वहां आता है, और हमने अक्रूड कमीशन चूंकि हमारी एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट में दिखा दिया। ये वाला एडजस्टमेंट भी समझ में आ गया सबको? Yes, sir.
गिरिराज ये Yes, समझ sir. आया? Yes, sir. लीशा नानावटी कुछ बोलनी नहीं? हाँ लीशा अभी Yes, आवाज आई। हाँ, ठीक है। अब मैं दूसरा एडजस्टमेंट देखता हूँ। ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम 600 वाज पेड इन एडवांस। तो ये हो जाएगा एडवांस कमीशन अकाउंट डेबिट टू ये कमीशन इसका एंट्री होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट सॉरी टू इंश्योरेंस अकाउंट। इंश्योरेंस। इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये है कि इंश्योरेंस खर्चा क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब इंश्योरेंस एक्सपेंस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं, और एक्सपेंस को रिड्यूस करके हम उसको एसेट मान रहे हैं। एक्सपेंस को रिड्यूस करके हम एसेट मान रहे हैं। तो 600 रुपीज इंश्योरेंस कहाँ पे आया? ये पीएनएल अकाउंट में आता है। पीएनएल अकाउंट में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस को प्रीपेड को लेस कर दूं, एक्सपेंस को लेस करना है ना। यहाँ पे ये 2600 है, ये मैं यहाँ पे लेस कर दूं। तो मेरा इंश्योरेंस एक्सपेंस एक्चुअल में कितना हुआ? 2000। 2000। अब ये जो 600 रुपए मैंने पे कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए, इस साल खर्चा नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये एडवांस है। इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा। सर तो ये फ्यूचर में हमें कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस पे पे नहीं नहीं करना करना। पड़ेगा ज्यादा। हाँ, तो प्रीपेड इंश्योरेंस चूंकि मेरी एसेट है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस में उसको बैलेंस शीट में एसेट में दिखाऊंगा। अब आप देखिए इसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। मैं आपको जानबूझ समझा रहा हूँ, समझना चाहिए आपको प्रॉफिट पे उसका क्या इम्पैक्ट है। मैंने यहाँ पे 600 रुपीज जब लेस किए तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल बढ़ जाएगी मतलब लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगी। तो जब लायबिलिटी साइड बढ़ जाएगी तो एसेट साइड में भी मुझे कुछ करना पड़ेगा, तभी तो मैच करेगा। तो मैं प्रीपेड इंश्योरेंस अलग से दिखा देता हूँ एक्सपेंसेस, सो मेरी एसेट साइड भी बढ़ जाती है। तो जब भी हम कोई एक्सपेंस को एडवांस में पे करते हैं, प्रीपेड पहले एडवांस में पे कर देते हैं, जो नेक्स्ट ईयर जिसका बेनिफिट मिलना है, लेकिन हमने पे इस साल कर दिया, तो वो बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा, और दैट विल रिड्यूस अवर एक्सपेंसेस। दैट विल रिड्यूस अवर एक्सपेंसेस। उसकी हमेशा सैलरी दे दी तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, सैलरी कम हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी आएगी। रेंट एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड रेंट टू रेंट उसकी एंट्री होती, तो रेंट कम हो जाएगा। वेजेस एडवांस में दे दी तो प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। तो आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि एक्सपेंस का जो भी एडजस्टमेंट है, वो चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो और चाहे पीएनएल अकाउंट हो, वो एक्सपेंस में। अगर कोई एडजस्टमेंट कैरेज का है, फ्यूल एंड पावर का है, वेजेस का है, तो वो ट्रेडिंग में आएगा। कोई एडजस्टमेंट इंश्योरेंस का है, जनरल एक्सपेंस का है, डिस्काउंट उसका है, डिस्काउंट सैलरी का है, तो वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। तो डिपेंड करता है, लेकिन एडजस्टमेंट सेम है, ट्रीटमेंट सेम, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे पीएनएल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर दीजिए, प्रीपेड है तो लेस कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करके लायबिलिटीज में दिखाइए, प्रीपेड है तो एक्सपेंस में से लेस करके एसेट में दिखाइए। प्रीपेड का मतलब होता है जो आपने पहले एडवांस में पैसा दे दिया, ये इस चीज का। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. नो सर। नो सर। फाइन फाइन फाइन। अब इनकम, जैसे मैंने अभी आपको क्या दिखाया, मैंने दिखाया एक्सपेंस जो एडवांस में दे दिया और एक्सपेंस जो नहीं दिया, और मैंने एक्रूड दिखाया कि इनकम जो मिलनी थी नहीं मिली, एक्रूड। अब इनकम एडवांस में भी मिल सकती है, इसको हम अनअर्न्ड इनकम का डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड मिल गया लेकिन अर्न नहीं हुआ, क्योंकि सर हमने तो पे नहीं किया ना इसकी उसके लिए। जब डिविडेंड हमें मिलता है तो हम एंट्री क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। हमें जब डिविडेंड मिला तो हमने एंट्री, फिर हमने देखे, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे वही अमाउंट ले लेता हूँ जो दे रखा है 2000 का। मान लीजिए आपको 2000 का डिविडेंड मिला, आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड 2000। अब आपको मालूम पड़ता है कि अरे इसमें से 200 रुपए तो आपने अभी उसको रेवेन्यू मान लिया ना, जब डिविडेंड को कैलकुलेट किया मतलब इनकम मान लिया, लेकिन अभी इनकम नहीं हुई है, अभी रेवेन्यू नहीं हुई। 200 रुपए एडवांस मिले थे आप, उसके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? डिविडेंड को कम करना है, रेवेन्यू को कम करोगे आप। रेवेन्यू क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको डेबिट करेंगे 200 रुपए से कम हो जाएगा, और इसको आप लायबिलिटी मानोगे, डिविडेंड। ये आपका 200 रुपए से लायबिलिटी बढ़ जाएगी और रेवेन्यू कम हो जाएगी। सर पहले आपने उसको पूरे को आपने रेवेन्यू मान लिया था, अब आप रेवेन्यू कम करके उसको लायबिलिटी मान रहे हैं। तो जब आप डिविडेंड कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट में आता है।
तो जब आप यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप जब डिविडेंड दिखाओगे P&L अकाउंट के अंदर, यहाँ पे आप 2000 में 200 रुपए माइनस करोगे, earned 200 रुपीज माइनस। जब आप 200 रुपीज यहाँ माइनस करोगे तो आपका रेवेन्यू कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। जब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कम हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, अनअर्न्ड डिविडेंड इनकम तो लायबिलिटी होती है, अनअर्न्ड रेवेन्यू डिविडेंड आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी दिखा दो। तो उधर कैपिटल कम हुई, इधर इसको आपने अलग से दिखा दिया, तो आपकी लायबिलिटीज का टोटल तो फिर से टैली हो जाएगा। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने ये से दिखा दिया, दिस इज हाउ विल शो। आपने सर, यहाँ पे एक चीज जनरल डाउट था। एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, अगर एक्रूड इनकम है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो एक्रूड इनकम तो हमारी इनकम में ऐड होगी, एक्रूड इनकम हमारी इनकम में ऐड होगी, और अगर वो अनअर्न्ड इनकम है तो हमारी इनकम से वो लेस होगी। सेम थिंग हियर, received but not earned, same thing with expenses, प्रीपेड एक्सपेंस एडवांस में दे दिया तो एक्सपेंस में से कम हो जाएगी, और जो एक्सपेंस हो गए लेकिन दिए नहीं है वो एक्सपेंस में ऐड हो जाएगी। तो एक्रूअल बेसिस के सारे एडजस्टमेंट्स हैं, कैश के हिसाब से कुछ और कहानी चल रही है और एक्रूअल के हिसाब से कुछ और चल रही है। एक्रूअल के हिसाब से एक्सपेंस कुछ और है, तो हमने एडवांस दिया है, तो कैश बेसिस के हिसाब से तो हमने 2600 इंश्योरेंस दिया है, लेकिन एक्रूअल कह रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस तो हमारा सिर्फ 2000 रुपए का है। कैश बेसिस के हिसाब से सैलरी हमारी 15,000 है, लेकिन एक्रूअल बेसिस के हिसाब से उसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड करना जरूरी है। कैश बेसिस के हिसाब से कमीशन अर्न हमारा 1500 है, लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कमीशन तो हमारा 4500। कैश बेसिस के हिसाब से डिविडेंड रिसीव हमारी 2000 है, लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है कि हमारे 200 एडवांस मिल गया, तो हमारा कमीशन डिविडेंड रिसीव जो है, अर्न जो है, वो सिर्फ 1800। दिस इज। और इसके अंदर आप ये नोटिस करेंगे कि एडवांस, देखिए चाहे वो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, एडवांस हर जगह माइनस हुआ है। ये आपको एडवांस में आपने पे कर दिया तो माइनस कर दिया, ये आपको एडवांस में मिल गया तो ये माइनस कर दिया, आपने नहीं पे किया तो ये आपने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग, आपको नहीं मिला तो भी आपने ऐड कर दिया। तो ट्रीटमेंट तो दोनों का सेम ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग। ये आपकी लायबिलिटी है, सॉरी ये आपकी एसेट है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ये जो एडवांस में मिल गया ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपने जो एडवांस में पे कर दिया ये आपकी एसेट है, और जो आपने अभी पे नहीं किया ये आपकी लायबिलिटी है। तो अगर आपको रेवेन्यू नहीं मिली है तब तो वो एसेट है, और आपने एक्सपेंस नहीं दिया है तो वो लायबिलिटी है। आपको इनकम एडवांस में मिल गई है तो वो लायबिलिटी है, और आपने एक्सपेंस एडवांस में दे दिया है तो आपकी एसेट है। एसेट है। इस हिसाब से चीज आ रही है, ठीक है। और इस हिसाब से इन चीजों को आप दिखाते हैं। यहाँ तक कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो मैंने अभी आपको बहुत बेसिक वाले एडजस्टमेंट बताए। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का बताया, एक्सपेंसेस, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, इनकम, एक्रूड एंड एडवांस। इसी ढंग से अब इसके आगे के कुछ और बेसिक्स हैं और एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे, जिसके अंदर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लूंगा, डेप्रिसिएशन लूंगा, ये भी। फिर इसके बाद हम कुछ और अलग टाइप के एडजस्टमेंट्स भी देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह के। तो कल मैं जब आपको क्लास ले रहा था, समझाने लगा, मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा तरीका अपना चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने का ऑनलाइन में एडजस्टमेंट्स। तो ये मैंने फिर सोचा, प्लान किया, तो मुझे लगा कि मैं इस ढंग से आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वो थोड़ा सा समझ में भी आ रहा है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। तो मुझे कल सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था, अब थोड़ा सा लेकिन आज हम लोग सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन। एक आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पूछा था, वो मैंने इसी क्वेश्चन में डाला भी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाता हूँ वापस से। लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स, एडजस्टमेंट्स वगैरह को मैं हटा देता हूँ। ये 1500 का कमीशन यहाँ आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड, और ये भी चीज हटा देता हूँ। गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये एक बार ये भी हटा दूंगा जस्ट फॉर सेक ऑफ। उतना ही लिख रहा हूं जो हमारा पहले बेसिक से चीजें थी। थोड़ी देर के लिए इसको, ये अमाउंट चेंज हुआ क्या, चलिए ठीक है, चलने दीजिए। ये जो है अभी हमारा, ये मेरा पीएनएल अकाउंट है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है 90,800 आ रहा है। लेकिन इस पीएन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी मैंने आइटम्स लिखे हैं, इसके अंदर डिविडेंड रिसीव करना और गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये हमारी बिजनेस का रेगुलर इनकम का सोर्स नहीं है। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर बिजनेस रेगुलर। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी तो मशीनरी बेचने का हमारा बिजनेस थोड़ी है। बट ये तीनों आइटम्स, ऑल दीज 3 आइटम्स आर इम्पैक्टिंग माय नेट प्रॉफिट, ये मेरे नेट प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो मैं अगर अपने बिजनेस को ओवर द ईयर्स कंपेयर करना चाहूं, मैं अपने नेट प्रॉफिट इस साल का पिछले साल से कंपेयर करना चाहूं, उसके पहले साल से कंपेयर करना चाहूं, तो अगर उस साल मैंने फर्नीचर नहीं बेचा और उसके अंदर मुझे गेन नहीं हुआ तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा। तो दैट वुड मीन कि उस साल मैंने अच्छा काम नहीं किया, इस साल ज्यादा अच्छा किया, जबकि गलत बात है, फर्नीचर बेचना मेरा बिजनेस थोड़ी है। अगर मैंने इस साल मुझे लॉस हो गया मशीनरी बेचने से और उस साल मैंने मशीनरी नहीं बेची उसके, तो मशीनरी बेचना इज नॉट, तो आई कैन नॉट कंपेयर माय ट्रू प्रॉफिट ओवर द इयर्स। एक बात। दूसरी चीज, मैं अपने बिजनेस को जो मेरे दूसरे हैं इसी तरह का जो दूसरे फर्म्स हैं उनसे कंपेयर करूं तो भी गलत हो जाएगा। उन्होंने मशीनरी नहीं बेची, उन्होंने फर्नीचर नहीं बेचा, उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, उनको डिविडेंड इनकम नहीं हो रही है, तो जबकि बिजनेस का हिस्सा ही नहीं है डिविडेंड पाना, फर्नीचर बेचना, मशीनरी बेचना। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉफिट के 2 हिस्से कर लेता हूँ, 2 हिस्से कर लेता हूँ। मैं यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता हूँ, मैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालता हूँ और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और ये जो डिविडेंड रिसीव्ड है और गेन है, इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखा के मैं नीचे वाले सेक्शन में प्रॉफिट एंड लॉस को दिखा देता हूँ, जिससे कि, और ये जो लॉस हुआ है मशीनरी में, ये भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। अब जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, दिस प्रॉफिट वुड बी द प्रॉफिट प्योरली फ्रॉम माय बिजनेस एक्टिविटी। और अब मेरा नेट प्रॉफिट वही आएगा, नेट प्रॉफिट सेम है। पहले मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालूं या नहीं निकालूं उससे फर्क नहीं पड़ता, नेट प्रॉफिट तो मेरा सेम है। बट फर्क क्या पड़ जाएगा, मैं इसको ऊपर लूं थोड़ा सा, इसको भी हटा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर अब मैं जो नेट प्रॉफिट निकालूंगा, दिस इज माय नेट प्रॉफिट। नाउ नेट प्रॉफिट इंक्लूड्स ऑल द प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज रिलेटिंग टू बिजनेस एंड नॉट रिलेटिंग टू बिजनेस, दोनों। लेकिन ये मेरा जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, दैट विल गिव मी द प्रॉफिट प्योरली फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उससे। और ये जो 2-3 चीजें, आइटम्स हैं जिनकी वजह से मेरा प्रॉफिट में अफेक्ट तो आ रहा है, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू माय बिजनेस, उनको मैंने अलग से ऐड किया, अलग से लेस किया, एंड सो दैट आई कैन फाइंड आउट माय ट्रू प्रॉफिट फ्रॉम प्योर बिजनेस एक्टिविटी। इसलिए हम प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माने फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशंस माने जिस चीज का ऑपरेशन करना है, मतलब जिस चीज का बिजनेस है, बिजनेस फ्रॉम जो मेरा बिजनेस ऑपरेशन, चाहे ट्रेडिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी किसी चीज का हो सकता है, ट्रेडिंग किसी चीज, जिसका जो भी, व्हाट इज माय बिजनेस ऑपरेशंस, जो मेरे जो बिजनेस के काम काज है रोज के, उससे उनके अलावा जो दूसरी चीजें, वो सब मैंने प्रॉफिट लॉस अलग कर दिया। तो इंश्योरेंस भी आएगा ना इसमें? इंश्योरेंस तो बिजनेस कराते हैं, इंश्योरेंस इज पार्ट ऑफ बिजनेस। इंश्योरेंस क्लेम होता, मिला होता तो मैं नहीं लिखता इसके अंदर, जैसे लॉस नहीं लिखूंगा, क्लेम भी मिलेगा, लेकिन सर इंश्योरेंस यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है क्या नहीं मैं लिखा वही है। कह रहा हूँ आपको, ये थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है क्या।
अब एक दो आइटम्स में कंफ्यूजन आ रहा है तो धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस जो है बिजनेसेस का नॉर्मल हिस्सा है, बिजनेसेस डू टेक इंश्योरेंसेस, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है ना, मैं तो आपको ऐसे आइटम दिए, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, बताइए मशीनरी बेचने का बिजनेस है क्या हमारा, ये तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। Yes, sir. गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये तो हमारा फर्नीचर बेचने का बिजनेस नहीं, ये तो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर ही सकते हैं। सर मींस जिस चीज का बिजनेस है उसी को लिखना है। भाई जिस चीज जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड इनकम है या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, सिर्फ उन्हीं को हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कंसिडर करते हैं, बाकी दूसरी चीजों को कंसिडर नहीं करते। ओके सर। डिविडेंड लेकिन जैसे अगर बैड डेट्स है, अगर जैसे हम कंपेयर को कर रहे हैं, नॉर्मल इसलिए माना जाता है कि जो लोग उधार में सामान अपना बेचते हैं उनका हर साल कुछ ना कुछ रुपया डूबता है, ये नॉर्मल माना जाता है। बैड डेट्स को अब नॉर्मल नहीं माना जाता। बैड डेट्स इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। वो मानते हैं कि हाँ थोड़ा पैसा डूबेगा, आप लाखों रुपए उधार में बेचते हैं, उसमें 2-3% पैसा डूब जाता है, ये माना जाता है ऐसा, इट इज कंसिडर्ड दैट। तो बैड डेट्स इज नॉट। हाँ इंटरेस्ट जो है, मैंने इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बताया था, वो नहीं आएगा। तो लोन लेना, अब इसको कंफ्यूजन आपको इंटरेस्ट हो सकता है, तो आप इंटरेस्ट को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, फॉरगेट इंटरेस्ट। लेकिन आपको मेन चीज अभी जो समझनी है इस लेवल पे, 11th के लेवल पे आपको समझना है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव करने का क्या काम भाई आपका? आपका बैंकिंग का काम है क्या? आपका फाइनेंस कंपनी है क्या? जब आप फाइनेंस कंपनी नहीं है, आपका बैंकिंग का काम नहीं है, तो डिविडेंड रिसीव का क्या काम? आपको इन्वेस्टमेंट फर्म है क्या? आपका काम कपड़े बेचने का है, तो भाई उसमें डिविडेंड रिसीव का क्या काम है? इसलिए तो आप बस ये मोटे मोटे 2-3 आइटम अभी ध्यान रखिए, बस दैट्स इट, डोंट गेट टू मच कंफ्यूज। अभी आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये बस बताना था। अब एग्जैक्ट आइटम्स क्या क्या आएंगे उसमें, जो मोटे मोटे 2-3 आइटम्स वो आप ध्यान रखिए, बाकी चीजों में आप मत बताइए। लॉस ऑन सेल ऑफ फायर, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बस इतना भी आप ध्यान रख लेंगे तो काफी। ठीक है, ओके सर, दैट इज इनफ फॉर राइट नाउ। धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी इस चीज के अंदर। बाकी बस ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट करके भी कोई चीज होती है जो बिजनेसेस निकालते हैं टू नो द एग्जैक्ट और ट्रू पिक्चर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सही परफॉर्मेंस जानने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है। ये ऐसा चीज है। इज दैट ओके? यस यस सर। और बताइए, और क्या डाउट है जो मैंने आज आपको बताई चीजें, उस पर किसी को कुछ पूछ लिया? नो सर। नो ठीक सर। है, तो सर ठीक है, ठीक है, तो आप करिएगा चीजों को और फिर हम देखते हैं आगे। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।